और अहम खबर है, पूर्वी यूक्रेन के इलाकों में रूसी सेना के ऑपरेशन से जुड़ी। बाखमुत, डोनेट्स्क के पास रूसी और यूक्रेनी सेना के बीच चल रही है जंग। यूक्रेनी टैंक को धमाका कर उड़ाया गया है, उसकी तस्वीरें सामने आई हैं। ये देखिए तस्वीरें, रूस और यूक्रेन की सेना के बीच इस इलाके में भीषण जंग चल रही है। और इधर पूर्वी यूक्रेन के इलाके के जंगलों के बीच रूस यूक्रेन के बीच जंग छिड़ी हुई है। रूसी सेना ने यूक्रेनी सेना को घेरने का दावा किया है। रूसी सेना के टैंक यूक्रेनी इलाके की ओर आगे बढ़ते हुए देखे जा सकते हैं। रूसी रक्षा मंत्रालय ने इसका वीडियो भी जारी किया। तो एक तरफ कुर्स्क पर यूक्रेनी हमले के बाद से पुतिन की टेंशन बढ़ी हुई है, तो दूसरी ओर यूक्रेन की आगे की रणनीति ने चिंता को और बढ़ा दिया है। आज हम TV9 भारतवर्ष पर रूस यूक्रेन जंग से जुड़ी बहुत ही सनसनीखेज खबरें आपके सामने रखने जा रहे हैं। पहला खुलासा जुड़ा है यूक्रेन के दक्षिण रूस विजय प्लान से। दूसरा खुलासा है एक पूर्व नाटो कर्नल के हवाले से जो पुतिन की हत्या की साजिश से जुड़ा हुआ है। तो तीसरा खुलासा है पुतिन के एक फैसले से जुड़ा, जिससे साफ कहा जा सकता है कि अब पुतिन को इस मुश्किल घड़ी में अपनों का ही सहारा है। और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, रूस ने यूक्रेन के कई शहरों पर हमले किए हैं। रूस ने स्कंदर मिसाइल से ये हमले किए हैं। सूमी, खेरसों, डोनेट्स्क में यूक्रेन के कई ठिकानों को तबाह कर दिया गया है। कीव पर मिसाइल हमले को यूक्रेन ने नाकाम किया है, लेकिन इस बीच ये बड़े हमले की खबर, बड़े जवाबी हमले की तैयारी में है रूस। यूएस अफसरों के हवाले से CNN की यह खबर है। रूसी सेना की बड़ी टुकड़ी की तैनाती को लेकर यूक्रेनी खतरे को देखते हुए रूस का ये कदम। तो देखिए, यूक्रेन से कुर्स्क मुक्ति का ये जो पूरा का पूरा प्लान है, ये क्या है? सेलेक्सियोनी के पास रूस की तैयारी से जुड़ी जो अहम खबरें हैं वो हम आपके सामने रख रहे हैं। पहले कोई ट्रेंच नहीं थी और अब यहां पर लंबी ट्रेंच नजर आ रही है। ये देखिए, दो तस्वीरें हमने आपके सामने रख दी। खुलासा, 45 किलोमीटर लंबी एक ट्रेंच तैयार की गई है। तो ये तैयारियां इस वक्त नजर आ रही हैं। हजारों रूसी सैनिक यूक्रेन की ओर रवाना किए गए हैं। कुर्स्क में आखिर क्या होने जा रहा है, ये वो सबसे बड़ा सवाल है जिसका जवाब तलाशने की कोशिश हम सबसे पहले करेंगे। हमारे साथ तीन बहुत खास मेहमान मौजूद हैं। मेजर जनरल ब्रजेश कुमार साहब हमारे साथ मौजूद हैं। AVM OP तिवारी जी हमारे साथ मौजूद हैं। निनाद सेठ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं। सबसे पहले OP तिवारी जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, कुर्स्क में आखिर चल क्या रहा है? मूवमेंट बढ़ा दी गई है, यह इलाका पूरी तरह से यूक्रेन के कब्जे में आ चुका है, जिसकी वजह से रूस बहुत ज्यादा भड़का हुआ नजर आ रहा है और वापस इस इलाके को हासिल करने के लिए कुछ भी करने को तैयार नजर आ रहा है। होता क्या देख रहे हैं आप? देखिए समीर, मैं तुम्हारी बात से सहमत हूँ कि ये रूस थोड़ा घबराया हुआ है जी। लेकिन आप देखो, ये जो बॉर्डर है यूक्रेन और रशिया का करीब 2000 प्लस किलोमीटर है। इसमें यूक्रेन रशिया काफ़ी कुछ आगे बढ़ चुका है। तो बीच में एक पोरस पैच था जिसके माध्यम से ये लोग इंटर कर गए हैं यहाँ पर। अब इंटर करके कुर्स्क में काफ़ी आगे बढ़ गए हैं। जैसे 30 किलोमीटर के एरिया को 30-35 किलोमीटर आगे जाके जैसा क्लेम कर रहे हैं 1100-1200 किलोमीटर इन्होंने कब्जा कर लिया है। कुर्स्क जो इलाका है इस पर सक्सेसफुल अवश्य हुए हैं। इनका जो यूक्रेन का मेन जो उद्देश्य था कि ताकि रशिया अपने फौज को वहाँ से वापस लौटाए और इनको यहाँ लड़ाई करे। लेकिन पुतिन ने रशियन आर्मी ने ऐसी कोई गलती अभी नहीं की है। जहाँ तक देखिए आप यूक्रेन के बॉर्डर में उनके अटैक्स और चलते जा रहे हैं। एक जगह है जहां पर भी उन्होंने यूक्रेनियन अपने सिविलियंस को हटा रहे हैं जी। तो यहाँ जो रूस जो काउंटर करने की कोशिश कर रहा, अपने रिजर्व से ऑक्सिलरी से काउंटर कर रहा। प्लस एक बात और कहना चाहूंगा, जो जगह है कुर्स्क जगह जो है, यहाँ पर जर्मन आर्मी भी वर्ल्ड वॉर 2 में फेल हुई थी। अब इस तरीके से जिस तरीके से यूक्रेन आगे बढ़े हैं और पीछे से इनकी सप्लाई लाइन अगर कट हो गई तो इनके सप्लाई बंद हो जाएंगे और अपने आप ही इनकी जहाँ जो यूक्रेन की जो भी सेना आगे गई है वो अपने आप हाथों फंस जाएगी जी। सर ब्रजेश सर, आपसे मेरा सवाल यह है कि यहाँ पर जो कोशिश यूक्रेन की तरफ से की गई, कुर्स्क में दाखिल होकर उसके 90% इलाकों पर दावा किया जा रहा है कि हमने कब्जा कर लिया है, क्या वाकई यूक्रेन की इस फौज को जो इस इलाके में दाखिल हुई है उसको बाहर निकाल पाना अपनी टेरिटरी से रूस के लिए इतना मुश्किल हो गया है? ये थोड़ी बात पचती नहीं है, क्योंकि बात आपकी सही है। ये 2 साल से ज़्यादा, 2.5 साल के ऊपर ये युद्ध चल रहा है और एक तरह सा स्टेलमेट सा चल रहा था, ऊपर नीचे
और ये जो नई इनिशिएटिव, ऑफेंसिव इनिशिएटिव जो ली गई है रशिया के अंदर, इसने जान डाल दी है इस पूरे वातावरण में। उसके कई सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन ये बात सही है, जैसे एयर मार्शल साहब कह रहे थे, कर्स्क की जो लड़ाई है या कुर्स्क जो कहते हैं, ये बहुत ही फेमस लड़ाई है। दुनिया का सबसे लंबा टैंक का जो लड़ाई हुआ था सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, ये यही हुआ था। और ये बात भी सही है, जर्मनी को इसमें हार खानी पड़ी थी और रशिया का पलड़ा भारी हुआ। तो इस जगह की एक महत्व है, एक हिस्ट्री के, मिलिट्री हिस्ट्री की तरफ। तो यूक्रेन का उसके अंदर पहुंचना और ऑफेंसिव एक्शन करना, ये बहुत ही काबिल तारीफ है। और ये हम इसको, उसका उदाहरण उस तरह से भी दे सकते हैं। 65 के वॉर में जब पाकिस्तान ने हम पे चढ़ाई की थी, तो इंडियन लीडरशिप ने, हमने एक लाहौर में जाके पंजाब में एक नया फ्रंट खोला था ताकि बाकी जगह पे प्रेशर कम हो। ये टैक्टिकली और ऑपरेशनल आर्ट के जरिए ये लगता है बिल्कुल यूक्रेन ने कोशिश की है कि रशिया का दबाव यहां से कम हो। बिल्कुल सही बात है, और यूक्रेन की कोशिश कुर्स्क में पूरी तरह से कामयाब होती हुई भी नजर आई। वहीं यूक्रेन के सूमी में रूस के ताबड़तोड़ हमले शुरू हो गए। रूसी सेना एक के बाद एक यहां पर हमले कर रही है। ड्रोन हमला कर यूक्रेनी सेना के ट्रक को भी उड़ाया गया है। उसकी तस्वीरें इस वक्त आपके सामने। आइए अब देख लेते हैं कि रूस के सूमी में किए जा रहे हमलों को लेकर क्या कुछ दावे अब तक किए गए हैं। सूमी में रूस का महाविध्वंस देखने को मिल रहा है और इसके मुताबिक हर दिन 250 प्लस धमाके इस इलाके में देखे जा रहे हैं। हम 19 अगस्त की बात करें तो 69 बार गोलीबारी यहां पर हुई है और अब तक जो जानकारी मिल रही है 4 लोग इस पे घायल बताए जा रहे हैं। जी हाँ, ड्रोन से बमबारी हुई है अब तक 6 बार, यानी लगातार हमलों का सिलसिला जारी है। मिसाइल, एंटी एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल किया गया है। क्रेस्नोपिल में 147 धमाके अंजाम दिए गए। इसके अलावा वेलिकोपिसारोवस्क ये इलाका है, यहां पर 55 धमाके हुए हैं, यानी बैक टू बैक लगातार धमाके अंजाम दिए जा रहे हैं। युद्ध के तकरीबन 2.5 साल बीत जाने के बाद निनाद जी, ये जो जंग है ये कहां जाती हुई नजर आ रही है? कहां जाकर रुकेगी जंग? ये अपने आप में वो सबसे बड़ा सवाल है जिसका जवाब ही नहीं मिल पा रहा। देखिए, किसी भी जंग में टाइम का बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है और टाइम पुतिन के फेवर में है, पर टाइम सिर्फ अपने आप में नहीं होता, किसी वैक्यूम में नहीं होता। पुतिन की इज्जत का सवाल है कि रूस की ज़मीन पे इतना बड़ा हमला हुआ है और उससे वो टाइम कम होता है, क्योंकि अपनी इज्जत बचाने के लिए वो गलती भी कर सकते हैं, तेज रिएक्शन भी कर सकते हैं। मेरे को 3 पोजीशंस लग रही हैं पॉसिबल। पहली बात यह है कि बहुत रेयरली मिलिट्री हिस्ट्री में होता है कि जहां आप लड़ रहे हैं वहां से फोर्स हटा के कहीं और अटैक करें और आप जीतें, ये बहुत कम होता है। और डोनेस्क में जो हालत है इस वक्त यूक्रेन की, वो बहुत बुरी हालत है। और अगर रशिया दिमाग लगाएगा तो मेरे ख्याल से वो डोनेस्क पे ही हमला करेगा और अभी कर्स्क को थोड़ा इग्नोर कर सकता है। दूसरा पॉइंट आप ये ना भूलिए, 1700 स्क्वायर किलोमीटर की यूक्रेन और बेलारूस की बॉर्डर है और एक अनएक्सपेक्टेड अटैक बेलारूस से आ सकता है और ये वॉर का दायरा बढ़ा सकता है। और तीसरा मैं कहूँगा कि यूक्रेन में इन्हें गलती ये करी है कि अब चले तो गए हैं कुर्स्क में, पर उनके जो अमेरिकन हाइमर्स हैं, ब्रैडली और चैलेंजर मिसाइल और टैंक्स हैं, वो सब अब धीरे धीरे हिट कर रही है रशिया, और ये इतना जल्दी से वापस नहीं आने वाले फॉरेन के जो वेपन्स हैं। तो मेरे को लगता है कि दोनों तरफ से अगले हफ्ते 10 दिन डिसिसिव हो सकते हैं कि कौन ज़्यादा चौड़ा होकर वहाँ पे रह सकता है। एक चीज़ होती है जाना, दूसरा चीज़ होती है वहाँ रह के जीतना। मुझको लगता है कि ये बहुत बड़ी यूक्रेन के लिए चैलेंज। और बड़ी बात आपने बताई है सर कि अगले कुछ हफ्ते निर्णायक साबित हो सकते हैं कि कौन किस पर बढ़त बनाता है। देखिए 6 अगस्त को कुर्स्क पर यूक्रेन ने जिस तरीके से हमला बोला, उनकी सीमा में दाखिल हो गए और उसके बाद अब तक ये हमले लगातार जारी हैं। यहाँ दोनों ही गुट आमने सामने आ चुके हैं। कोशिश की जा रही है कि कौन किस पर भारी पड़ता है, लेकिन हालात यहाँ बद से बदतर होते हुए भी हम देख रहे हैं। हमला कर यूक्रेन ने रूस पर दुनिया भर में एक मैसेज देने की कोशिश की, हर किसी को हैरान कर दिया। कुर्स्क पर इस हमले के बाद से पुतिन बदले की आग में जल रहे हैं। यूक्रेन के एयरबेस पर रूस ने हमला कर पहला बड़ा पलटवार किया। इसके अलावा यूक्रेन के कई शहरों पर बारूदी वर्षा भी, तो वहीं ज़ैपोरिज़िया में भी हमलों से तबाही मचाई, जिसकी एक तस्वीर इस वक्त आपके सामने है। तो किस तरीके से 6 अगस्त को कुर्स्क पर यूक्रेनी अटैक होता है, वो अब तक जारी रहता है और आगे आने वाले दिनों में क्या होने वाला है वो भी बहुत महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। सब
और एक और अहम खबर है कुर्स से ही जुड़ी। कुर्स पर पुतिन को ज़ेलेंस्की ललकार रहे हैं। कुर्स में रूस को भारी नुकसान पहुंचाया गया है। ये ज़ेलेंस्की का बयान सुनिए। हमारे वेपन पर अंकुश चाहता है रूस, ये कहा है ज़ेलेंस्की ने। तो कुर्स में जो कुछ हो रहा है उसे न सिर्फ एक्सेप्ट किया जा रहा है, बल्कि सीधे तौर पर आने वाले वक्त के लिए रूस को बड़ी धमकी देते हुए भी ज़ेलेंस्की नजर आते हैं। तो रूस की धमकी को लेकर ज़ेलेंस्की ने क्या कुछ कहा है, यह भी जानना आपके लिए जरूरी है कि एक डिटेल आपके सामने जल्दी से रख देते हैं। पुतिन की रेड लाइन पार करने की धमकी जो है वो धोखा मात्र है, ये कहा गया है। रूस हमारे हमलों का मुकाबला नहीं कर पा रहा है, ये बात भी कही गई ज़ेलेंस्की की ओर से। कुर्स्क में रूसी सप्लाई लाइन को भारी नुकसान की खबर है जो हमने आपको बताई। रूस हमें मिल रहे हथियारों पर अंकुश चाहता है कि उसे और हथियार ना मिले। हमारे सहयोगियों पर रूस दबाव बना रहा है, इस बात का जिक्र भी ज़ेलेंस्की ने किया। कुर्स्क क्षेत्र में 1500 वर्ग किलोमीटर इलाके पर कब्जे का दावा भी किया जा रहा है। सर, अभी ओपी तिवारी सर, ये बात हम कल भी डिस्कस कर रहे थे, किस तरीके से ब्रिटेन ने इसे पहले कह दिया था साफ तौर पर कि आप लॉन्ग रेंज मिसाइल्स का इस्तेमाल ना करें, रूस की सीमा में दाखिल होने के बाद स्टॉर्म शैडो का इस्तेमाल आप ना करें। और इसी को लेकर ज़ेलेंस्की कहीं ना कहीं आग बबूला भी नजर आए कि जब आप युद्ध होता है और आप कोई मदद करते हैं तो उसमें शर्तें नहीं होनी चाहिए। लेकिन आपको नहीं लगता कि ये शर्तें जरूरी है ताकि हालात और बदतर ना हो? ये नेटो की जो शर्त थी वो बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ज़रूरी भी थी, ताकि उनको क्लियरली इंस्ट्रक्शन दिए गए थे कि आप रूस के एरिया में इस्तेमाल नहीं करोगे। ये एक तरीके से नेटो ये भी करना चाहती थी आपको सुरक्षा और अपने डिफेंस के लिए करो। लेकिन ज़ेलेंस्की को इसका इरादा उनको कुछ अलग था, वो कुछ और कहना चाहते थे। लेकिन नाटो इसको अगर सरेआम कर दे सामने, तो इसका मतलब कि वर्ल्ड वॉर में सामने आ रही है, और वॉर किसी और डायरेक्शन में भी जा सकता था। तो नाटो का ये रिस्ट्रिक्शंस और इंस्ट्रक्शंस जो दिए गए थे वो अत्यंत महत्वपूर्ण थे और आवश्यक भी थे। लेकिन ज़ेलेंस्की की जब अभी जैसे आगे बढ़ चुके हैं, अभी जैसे नानसी बता चुके बढ़ चुके हैं, और आगे रुआंस जहाँ तक बढ़ चुके हैं उसको सस्टेन करना, उसको रोकना, यह वहाँ की लोकल पॉपुलेशन की सपोर्ट चाहिए या इक्विपमेंट चाहिए या सप्लाई चाहिए। ये ज़ेलेंस्की के लिए लग रहा है कि बहुत मुश्किल होगा। जैसे हम 1200 किलोमीटर हम आगे बढ़ चुके हैं, लेकिन उसको रोक के रखना, अपने कब्जे में मुमतान करना इतना आसान नहीं होगा जब तक उनके इक्विपमेंट्स पीछे से आते ना रहे और सप्लाई चेल ना रहे। एट द सेम टाइम ये बाकी जो नाटो के देश है वो भी अभी भी रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं कि आप उधर मत फायर करो। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।